आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता संतति, अध्याय 7वां, भाग दूसरा। रात भर पहर से ज्यादा जा चुकी है। तेज सिंह उसी 2 नंबर वाले कमरे के बाहर सहन में तकिया लगाए सो रहे हैं। चिराग बालने का कोई सामान यहाँ मौजूद नहीं जिससे कि रोशनी करते। पास में कोई आदमी नहीं जिससे दिल बहलाते। बाग से बाहर निकलने की उम्मीद नहीं कि कुमारों को छुड़ाने के लिए कोई बंदोबस्त करते। लाचार तरह तरह के तरदुदों में पड़े उन पेड़ों पर नजर दौड़ा रहे थे जो सहन के सामने बहुत आयत से लगे हुए थे। एकाएक पेड़ों की आड़ में रोशनी मालूम पड़ी। तेज सिंह घबरा कर ताज्जुब के साथ उसी तरफ देखने लगे। थोड़ी ही देर में मालूम हुआ कि कोई आदमी हाथ में चिराग लिए तेजी के साथ कदम बढ़ाता उनकी तरफ आ रहा है। देखते देखते वह आदमी तेज सिंह के पास आ पहुंचा और चिराग एक तरफ रखकर सामने खड़ा होकर बोला, जय माता की। ये आदमी सिपाही ना ठाठ में था। छोटी छोटी स्याह दाढ़ी से इसके चेहरे का ज्यादा हिस्सा ढका हुआ था। दरमियाना कद और शरीर से हष्ट-पुष्ट था। तेज सिंह ने भी ये समझकर कि कोई अय्यार है जवाब में कहा, जय माता दी। सिपाही बोला, उस्ताद तुमने चालाकी तो खूब की मगर जल्दी करके काम बिगाड़ दिया। तेज सिंह बोले, चालाकी क्या और जल्दी कैसी? सिपाही, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि माया रानी के बाग में रूप बदल कर आने वाला अय्यार पागल बने बिना किसी दूसरी रीति से काम नहीं चला सकता, परंतु आपने थोड़ा जल्दी कर दी। 2-4 दिन और पागल बने रहते तो ठीक था। असली बिहारी सिंह की बातों का जवाब आपको ना देना पड़ता और इस बाग के तीसरे या चौथे हिस्से का भेद भी आपसे ना पूछा जाता। अब तो मालूम होता है कि आप असली बिहारी सिंह नहीं बल्कि कोई अय्यार है। तेज सिंह, सब लोग चाहे जो समझें मगर तुम मेरे पास क्यों आए हो? सिपाही, इसीलिए कि आपका हाल जानूं और जहां तक हो सके आपकी मदद करूं। तेज सिंह, मैं अपना हाल सिवाय इसके और क्या कहूं कि मैं वास्तव में बिहारी सिंह हूं। सिपाही, क्या खूब, अभी तक आपका मिजाज ठिकाने नहीं हुआ, मगर मैं फिर कहता हूं कि मुझ पर भरोसा कीजिए और अपना ठीक ठीक नाम बताइए। तेज सिंह, जब तुम ये समझते हो कि मैं अय्यार हूं तो क्या ये नहीं जानते कि अय्यार लोग किसी ऐसे बतौलिए पर जैसे कि आप हैं एकाएक कैसे भरोसा कर सकते हैं? सिपाही, हाँ आपका कहना ठीक है, अय्यारों को एकाएक किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए, मगर मेरे पास एक ऐसी चीज है कि आपको झक मारकर मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। तेज सिंह, वह ऐसी कौन सी अनोखी चीज तुम्हारे पास है जिसमें इतना बड़ा असर है कि मुझे झक मारकर तुम पर भरोसा करना पड़ेगा? सिपाही, नेमची रिक्त ग्रंथ। नेमची रिक्त ग्रंथ ये अय्यारी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है खून से लिखी हुई किताब का घर। नेमची रिक्त ग्रंथ इस शब्द में ना मालूम कैसा असर था कि सुनते ही तेज सिंह के रोंगटे खड़े हो गए। सिर नीचा कर लिया और ना जाने क्या सोचने लगे। थोड़ी देर तक तो ऐसा मालूम होता था कि वह तेज सिंह नहीं है बल्कि पत्थर की कोई मूरत है। आखिर वे एक लंबी सांस लेकर उठ खड़े हुए और सिपाही का हाथ पकड़कर बोले, अब कहो तुम्हें मैं अपने साथियों में से कोई समझूं या अपना पक्का दुश्मन जानूं? सिपाही, दोनों में से कोई भी नहीं। तेज सिंह, ये और भी ताजुब की बात है। हाँ ठीक है, यदि तुम चोर होते तो इतनी दिलावरी के साथ मुझसे बातें न करते, ना मेरे सामने ही आते, लेकिन ये तो मालूम होना चाहिए कि तुम हो कौन। क्या रिक्त ग्रंथ तुम्हारे पास है? सिपाही, जी नहीं, यदि वह मेरे पास होता तो अब तक राजा वृंद सिंह के पास पहुंच गया होता। तेज सिंह, फिर ये शब्द तुमने कहां से सुना? सिपाही, ये वही शब्द है जिसे आप लोग समय पड़ने पर आपस में कहकर इस बात का परिचय देते हैं कि हम राजा वृंद सिंह के दिली दोस्तों में से कोई हैं। तेज सिंह, हाँ बेशक ये वही शब्द है। तो क्या तुम राजा वृंद सिंह के दिली दोस्तों में से कोई हो? सिपाही, नहीं। हाँ होंगे। तेज सिंह, तुम अजब मस्करे हो जी, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम कौन हो? सिपाही, क्या उस शब्द के कहने पर भी आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे? तेज सिंह, हाय हाय, कह तो दिया कि भरोसा किया, भरोसा किया, भरोसा किया, झक मारा और भरोसा किया। अब भी कुछ कहोगे या नहीं? अपना नाम बताओगे कि या नहीं? सिपाही, अच्छा तो आप ही पहले अपना परिचय दीजिए। तेज सिंह, मैं तेज सिंह हूँ, बस हुआ। अब भी तुम अपना कुछ परिचय दोगे या नहीं? सिपाही, हाँ हाँ अब मैं अपना परिचय दूंगा, मगर पहले एक बात जवाब और दीजिए। तेज सिंह, अभी एक की आंच कसर रह गई है। अच्छा पूछिए। सिपाही, यदि कोई ऐसा आदमी आपके सामने आए जो आपसे मोहब्बत रखे, आपके काम में दिलो जान से मदद दे, आपकी भलाई के लिए जान तक देने को तैयार है, मगर आप
मगर उसके बाप दादा या चाचा भाई आदि में से कोई आदमी आपके साथ पूरी पूरी दुश्मनी कर चुका हो तो आप उसके साथ कैसा बर्ताव करेंगे? तेज सिंह, जो मेरे साथ नेकी करेगा उसके साथ मैं दोस्ती का बर्ताव करूंगा, चाहे उसके बाप दादा मेरे साथ पूरी दुश्मनी क्यों ना कर चुके हों। सिपाही, ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। अच्छा तो फिर सुनिए, मेरा नाम नानक है और मकान काशी जी है। तेज सिंह, नानक? सिपाही, जी हाँ, मेरा किस्सा बहुत ही अनूठा और आश्चर्यजनक है। तेज सिंह, मैंने ये नाम कहीं सुना है मगर याद नहीं पड़ता कि कब और क्यों सुना। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारा हाल आश्चर्य और अद्भुत घटनाओं से भरा होगा। मेरी तबीयत घबरा रही है, जितनी जल्दी हो सके अपना ठीक ठीक हाल कहो। नानक, दिल लगाकर सुनिए, मैं कहता हूँ, यद्यपि उस काम में देर हो जाएगी जिसके लिए मैं आया हूँ, तथापि मेरा किस्सा सुनकर आप अपना काम बहुत आसानी से निकाल सकेंगे और यहाँ की बहुत सी बातें भी आपको मालूम हो जाएंगी। नानक का किस्सा। लड़कपन में बड़े चैन से गुजरती थी। मेरे घर में किसी चीज की कमी न थी। खाने पीने के लिए अच्छी से अच्छी चीजें, पहनने के लिए एक से बढ़कर एक कपड़े, और ये सब चीजें मुझे मिला करती थी जिनकी मुझे जरूरत होती थी या जिनके लिए मैं जिद करता था। माँ से मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी और बाप से कम, क्योंकि मेरा बाप किसी दूसरे शहर में किसी राजा के यहाँ नौकर था। चौथे पांचवें महीने और कभी कभी साल भर पीछे घर में आता और 10-5 दिन रहकर चला जाता था। उसका पूरा हाल आगे चलकर आपको मालूम होगा। मेरा बाप मेरी माँ को बहुत चाहता था और जब घर आता तो बहुत सा रुपया और अच्छी अच्छी चीजें उसे दे जाया करता था, और इसलिए हम लोग अमीरी ठाठ के साथ अपने दिन बिताते थे। मैं जिस बुढ़ी दाई की गोद में खेला करता था वह बहुत ही नेक थी, और उसकी बहन एक जमींदार के यहाँ, जिसका घर मेरे पड़ोस में था, रहती थी और उसकी लड़की को खिलाया करती थी। मेरी दाई कभी मुझे लेकर उस जमींदार के घर जा बैठा करती और कभी उसकी बहन उस लड़की को लेकर, जिसके खिलाने पर वह नौकर थी, मेरे घर आ बैठा करती। इसलिए मेरा और उस लड़की का रोज साथ रहता तथा धीरे धीरे उन दोनों में मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ने लगी। उस लड़की का नाम, जो मुझसे उम्र में 2 वर्ष कम थी, राम भोली था और मेरा नाम था नानक, मगर घर वाले मुझे ननकू कह के पुकारते थे। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी मगर जन्म की गूंगी और बहरी थी। तथापि हम दोनों की मोहब्बत का ये हाल था कि उसे देखे बिना मुझे और मुझे देखे बिना उसे चैन नहीं पड़ता था। गुरु के पास बैठकर पढ़ना मुझे बहुत बुरा मालूम होता और उस लड़की से मिलने के लिए तरह तरह के बहाने करने पड़ते। धीरे धीरे मेरी उम्र 10 वर्ष की हुई और मैं अपने पराये को अच्छी तरह समझने लगा। मेरे पिता का नाम रघुवीर सिंह था। बहुत दिनों पर उसका घर आया करना मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ और मैं अपनी माँ से उसका हाल खोद खोद के पूछने लगा। मालूम हुआ कि वह अपना हाल बहुत छिपाता है, यहाँ तक कि मेरी माँ भी उसका पूरा पूरा हाल नहीं जानती। तथापि ये मालूम हो गया कि मेरा बाप अय्यार है और किसी राजा के यहाँ नौकर है। ये भी सुना कि वहां मेरी एक सौतेली माँ भी रहती है, जिससे एक लड़का और एक लड़की भी है। मेरा बाप जब आता तो 2 महीनों या कभी कभी केवल 8 ही 10 दिन रहकर चला जाता, और जितने दिन रहता मुझे अय्यारी सिखाने में विशेष ध्यान देता। मुझे भी पढ़ने लिखने से ज्यादा खुशी अय्यारी सीखने में होती, क्योंकि राम भोली से मिलने तथा अपना मतलब निकालने के लिए अय्यारी बड़ा काम देती थी। धीरे धीरे लड़कपन का जमाना बहुत कुछ निकल गया और वे दिन आ गए कि जब लड़कपन नौजवानी के साथ उधम मचाने लगी और मैं अपने को नौजवान और अय्यार समझने लगा। एक रात को मैं अपने घर में नीचे के खंड में कमरे के अंदर चारपाई पर लेटा हुआ राम भोली के विषय में तरह तरह की बातें सोच रहा था। इश्क की चपेट में नींद हराम हो गई थी। दीवार के साथ लटकती हुई तस्वीरों की तरफ टकटकी बांधकर देख रहा था। एकाएक ऊपर की छत पर धमधमाहट की आवाज आने लगी। मैं ये सोचकर निश्चिंत हो रहा कि शायद कोई लौंडी जरूरी काम के लिए उठी होगी। उसी के पैरों की धमधमाहट मालूम होती है, मगर थोड़ी देर बाद ऐसा मालूम हुआ कि सीढ़ियों की राह कोई आदमी नीचे उतर चला जाता है। पैर की आवाज भारी थी, जिससे मालूम हुआ कि ये कोई मर्द है। मुझे ताज्जुब मालूम हुआ कि इस समय मर्द इस मकान में कहाँ से आया, क्योंकि मेरा बाप घर में न था। उसे नौकरी पर गए हुए 2 महीनों से ज्यादा हो चुके थे। मैं आहट लेने और कमरे से बाहर निकलकर देखने की नीयत से उठा, परंतु चारपाई की चरमराहट और मेरे उठने की आहट पाकर यह आदमी फुर्ती से उतरकर चौक में पहुंचा, और जब तक मैं कमरे के बाहर होकर उसे देखूं तब तक वह सदर दरवाजा खोलकर मकान के बाहर निकल गया। मैं हाथ में खंजर लिए हुए मकान के बाहर निकला और उस आदमी को जाते हुए देखा।
उस समय मेरे नौकर और सिपाही जो दरवाजे पर रहा करते थे बिल्कुल गाफिल सो रहे थे, मगर मैं उन्हें सचेत करके उस आदमी के पीछे रवाना हुआ। मैं नहीं कह सकता कि उस आदमी को जो स्याह कपड़ा ओढ़े मेरे घर से निकला था, ये खबर थी या कि नहीं मैं उसके पीछे पीछे आ रहा हूँ। ये खबर थी कि नहीं ये नहीं मालूम, क्योंकि वह बड़ी बेफिक्री से कदम बढ़ाता हुआ मैदान की तरफ जा ही रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे ये भी मालूम हुआ कि यह आदमी अपनी पीठ पर एक गठरी लादे हुए जो एक स्याह कपड़े के अंदर है। अब मुझे विश्वास हो गया कि ये चोर है और इसने जरूर मेरे यहाँ चोरी की है। जी में तो आया कि गुल मचाऊं जिसमें बहुत से आदमी इकट्ठे होकर उसे गिरफ्तार कर ले, मगर कई बातें सोचकर चुप ही रहा और उसके पीछे पीछे जाना ही उचित समझा। घंटे भर तक बराबर में उस आदमी के पीछे पीछे चला गया, यहाँ तक कि वह शहर के बाहर मैदान में एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां इमली के बड़े बड़े पेड़ इतने ज्यादा लगे हुए थे कि उनके सबब से मामूली से विशेष अंधकार हो रहा था। जब मैं उन घने पेड़ों के बीच पहुंचा तो मालूम हुआ कि यहाँ लगभग 10-12 आदमियों के और भी हैं जो एक समाधि के बगल में बैठे बैठे धीरे धीरे बातें कर रहे थे। वह आदमी उसी जगह पहुंचा और उन लोगों में से दो ने बढ़कर पूछा, कहो अब की दफे किसे लाए? इसके जवाब में उस आदमी ने कहा, नानक की मां को। आप ख्याल कर सकते हैं कि इस शब्द को सुनकर मेरे दिल पर कैसे चोट लगी होगी। अब तक तो मैं यही समझ रहा था कि वे चोर मेरे यहाँ से माल असबाब चुरा कर लाया है, जिसकी मुझे विशेष परवाह न थी, और मैं उसका पूरा पूरा हाल जानने की नीयत से चुपचाप उसके पीछे पीछे चला गया था। मगर जब यह मालूम हुआ कि वह कमबख्त मेरी माँ को चुरा लाया है तो मुझे बड़ा ही रंज हुआ और मैं इस बात पर अफसोस करने लगा, उसे यहाँ तक आने का मौका क्यों दिया, क्योंकि अब इस समय यहाँ मेरे किए कुछ भी नहीं हो सकता था। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था कि अगर गला फाड़कर चिल्लाता तो भी मेरी आवाज किसी के कान तक नहीं पहुंचती। इसके अतिरिक्त वे लोग गिनती में भी ज्यादा थे, किसी तरह उनका मुकाबला भी तो नहीं कर सकता था। लाचार उस समय बड़ी मुश्किल से मैंने अपने दिल को संभाला और चुपचाप एक पेड़ की आड़ में खड़े रहकर उन लोगों की कार्रवाई देखने और सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। वह समाधि जो औंधी हांडी की तरह थी, बहुत बड़ी तथा मजबूत बनी हुई थी, और मुझे उसी समय भी मालूम हो गया कि उसके अंदर जाने के लिए कोई रास्ता भी है, क्योंकि मेरे देखते देखते वे सब के सब उस समाधि के अंदर घुस गए और जब तक मैं रहा बाहर नहीं निकले। घंटे भर तक राह देखकर मैं उस समाधि के पास गया और उसके चारों तरफ घूम घूम कर अच्छी तरह देखने लगा, मगर कोई दरवाजा या छेद ऐसा ना दिखाई दिया जिस राह से कोई उसके अंदर जा सकता, और ना मैंने उस जगह पर कोई दरवाजे का निशान ही पाया। मैं उस समाधि को अच्छी तरह जानता था, उसके बारे में कभी कोई बुरा ख्याल किसी के दिल में ना हुआ होगा। देहाती लोग वहां तरह तरह की मन्नतें मानते और पर्याय पूजा करने के लिए आया करते थे, परंतु मुझे आज मालूम हुआ कि वे वास्तव में समाधि नहीं बल्कि खूनियों का अड्डा है। मैंने बहुत सिर पीटा मगर कुछ काम ना निकला। लाचार ये सोचकर घर की तरफ लौटा कि पहले लोगों को इस मामले की खबर करूं और इसके बाद आदमियों को साथ लाकर इस समाधि को खुदवा अपनी माँ और बदमाशों का पता लगाऊं। रात बहुत थोड़ी रह गई थी जब मैं घर में पहुंचा। मैं चाहता था कि वे अपनी परेशानी का हाल नौकरी से कहूं, मगर वहां तो मामला ही दूसरा था। वह बूढ़ी दाई जिसे मुझे गोद में खिलाया था और अब बहुत ही बूढ़ी और कमजोर हो रही थी, इस समय दरवाजे पर बैठे नौकरों पर खफा हो रही थी और कह रही थी कि आधी रात के समय तुमने लड़के को अकेले क्यों जाने दिया? तुम लोगों में से कोई आदमी उसके साथ क्यों नहीं गया? इतने ही में मुझे देखकर नौकरों ने कहा, लो नानक बाबू आ गए, खफा क्यों होती हो? मैंने पास जाकर कहा, क्या है जो हल्ला मचा रही हो? दाई, है क्या? चुपचाप ना जाने कहाँ चले गए? ना किसी ने कुछ कहा ना किसी से सुना। तुम्हारी माँ बेचारी रो रो कर जान दे रही है। ऐसा जाना किस काम का कि एक आदमी भी साथ ना ले गए। जा के माँ अपनी माँ का हाल तो देख। मैं, माँ कहाँ है? दाई, घर में है। और कहाँ है? तुम जाओ तो सही। दाई की बात सुनकर मैं बड़ी हैरानी में पड़ गया। वहां उस चोर के अय्यार की जुबानी जो कुछ सुना था उससे तो साफ मालूम होता था कि वह मेरी माँ को गिरफ्तार करके लिए गया है, मगर घर पहुंचकर सुनता हूँ कि माँ यहाँ मौजूद है। खैर, मैंने अपने दिल का हाल किसी से न कहा और चुपचाप मकान के अंदर उस कमरे में पहुंचा जिसमें मेरी माँ रहती थी। देखा कि वह चारपाई पर पड़ी रो रही है, उसका सिर फटा हुआ है और उसमें से खून बह रहा है। एक लौंडी हाथ में कपड़ा लिए खून पोंछ रही है। मैंने घबरा कर पूछा कि ये क्या हाल, सिर कैसे फट गया? माँ, मैंने जब सुना कि तुम घर में नहीं हो तुम्हें ढूंढने के लिए घबरा कर नीचे उतरी, अकस्मात सीढ़ी पर गिर पड़ी। तुम कहाँ गए थे? मैं घर में से एक चोर को कुछ असबाब लेकर बाहर जाते देखकर उसके पीछे पीछे चला गया था।
माँ, क्या यहाँ से किसी चोर को बाहर जाते देखा था? मैं, हाँ, कहा तो किसी उसी के पीछे पीछे में गया था। माँ, तुम उसके पीछे पीछे कहाँ तक गए? क्या उसका घर देखा है? नहीं। थोड़ी दूर जाने के बाद गलियों में घूम फिर कर ना वह मालूम कहाँ गायब हो गया। मैंने बहुत ढूंढा मगर पता न लगा। आखिर लाचार होकर लौट आया। कुछ मालूम हुआ घर में से क्या चीज चोरी हो गई है? लौंडी, यहाँ से तो कोई चीज चोरी नहीं गई। ये जवाब सुन मैं चुपचाप नीचे उतर आया और घर में चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगा। जिस घर में खजाना रहता था उसमें भी ताला बंद पाया और कई कीमती चीजों से जो मामूली तौर पर भंडारियों और खुली अलमारियों में पड़ी रहा करती थी, जो कि तो मौजूद पाई। लाचार मैं अपनी चारपाई पर जाकर लेट रहा और तरह तरह की बातें सोचने लगा। उस समय रात बीत चुकी थी और सुबह की सफेदी घर में घुसकर कह रही थी कि अब थोड़ी दूर में सूर्य भगवान निकलना ही चाहते हैं। इस बात को कई महीने बीत गए। मैंने अपने दिल का हाल और वे बातें जो देखी सुनी थी किसी से न कही। हाँ, छिपे छिपे तहकीकात करता रहा कि असल मामला क्या है। चाल चलन, बातचीत और मोहब्बत की तरफ ध्यान देने से मुझे निश्चय हो गया कि मेरी माँ जो घर में है वह असल में मेरी माँ नहीं है बल्कि कोई अय्यार है। मैं छिपे छिपे अपनी माँ की खोज करने लगा और इस विषय पर ध्यान देने लगा कि वह अय्यार घर में मेरी माँ बनकर क्यों रहती है और उसकी नीयत क्या है। और इसके अलावा मैं अपनी जान की हिफाजत भी अच्छी तरह से करने लगा। इस बीच में राम भोले ने मुझसे मोहब्बत ज्यादा बढ़ा दी। यद्यपि उसकी चाल चलन में मुझे कुछ फर्क मालूम होता था, परंतु मोहब्बत ने मुझे अंधा बना रखा था और मैं उसका पूरा आशिक बन गया। एक पढ़ी लिखी बुद्धिमान नौजवान औरत ने जिम्मा लिया हुआ था कि यद्यपि राम भोली गूंगी और बहरी है, परंतु वह उसे इशारे ही में समझा बुझाकर पढ़ना लिखना सिखा देगी। और वास्तव में उस औरत ने बड़ी चालाकी से राम भोली को पढ़ना लिखना भी सिखा दिया। उसी औरत के साथ राम भोली की लिखी चिट्ठी मेरे पास आती और मैं उसी के हाथ जवाब भेजा करता था। ऊपर कही वारदात के कुछ दिन बाद ही जो चिट्ठियां राम भोली की मेरे पास आने लगी, उनके अक्षरों का रंग ढंग और गढ़न कुछ निराले ही तौर की थी, परंतु मैंने उस समय उस पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। अब ऊपर वाले मामले को 6 महीने से ज्यादा गुजर गए। इस बीच में मेरा बाप कई दफे पर घर आया और थोड़े थोड़े दिन रहकर चला गया। घर की बातों में सिर्फ इतना फर्क पड़ा कि मेरा बाप मेरी माँ से मोहब्बत ज्यादा करने लगा, मगर मेरी नकली माँ तरह तरह की बेढब फरमाइशों से उसे तंग करने लगी। एक दिन जब मेरा बाप घर में ही था, आधी रात के समय मेरे बाप और मेरी माँ में कुछ खटपट होने लगी। उसी समय मैं जागता था। मेरे जी में आया कि किसी तरह उस झगड़े का सबब मालूम करना चाहिए। आखिर मैंने ऐसा ही किया। मैं चुपके से उठा और धीरे धीरे उस कमरे के पास गया जिसके अंदर वे दोनों जली कटी बातें कर रहे थे। उस कमरे में 3 दरवाजे थे, जिनमें से एक खुला हुआ मगर उसके आगे पर्दा गिरा हुआ था और 2 दरवाजे बंद थे। मैं एक बंद दरवाजे के आगे जाकर लेट रहा और उन दोनों की बातें सुनने लगा। जो कुछ मैंने सुना उसे ठीक ठीक बयां मैं करता हूँ आपसे। माँ बोली, जब मैं तुम्हें मेरा विश्वास ही नहीं तो किस मुंह से कहते हो कि मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, ये ऐसा वैसा। बाप, बेशक मैंने तेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली और जन्म भर के लिए अपने नाम पर धब्बा लगाया, और अब तू चाहती है कि मैं ना मरने लायक रहूं और ना जीते रहकर किसी को मुंह दिखा सकूं। माँ, अपने मुंह से तुम जो भी चाहे कहो, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती जो तुम कहते हो। क्या मैं वह किताब खा जाऊंगी या किसी दूसरे को दे दूंगी? जाओ, अपनी किताब ले जाओ और अपनी चहेती बेगम को नजर कर दो। बाप, मेरी वह जोरू जिसे तुम ताना देकर बेगम कहती हो, तुम्हारी ऐसी जिद्दी नहीं। उसने मुझे राजा वीरेंद्र सिंह के यहाँ चोरी करने के लिए नहीं कहा और ना वह तिलिस्म का तमाशा ही देखना चाहती है। माँ, उसको इतना दिमाग नहीं। कंगाल की लड़की का हौसला ही कितना होता है। बाप, हाँ बेशक उसका इतना बड़ा हौसला नहीं कि मेरी जान की ग्राहक बन बैठे। इसके बाद थोड़ी सी बातें बहुत ही धीरे धीरे हुई जिन्हें मैं अच्छी तरह सुन न सका। अंत में मेरा बाप इतना कहकर चुप हो रहा, खैर फिर जो कुछ भाग में बदा है वह भोगूंगा। लो ये खूनी किताब तुम्हारे हवाले करता हूँ। 5 रोज में लौट के आऊंगा तो तिलिस्म का तमाशा दिखा दूंगा और फिर ये किताब राजा वीरेंद्र सिंह के यहाँ किसी ढंग से पहुंचा दूंगा। मैं ये सोचकर कि अब मेरा बाप बाहर निकलना ही चाहता है, उठ खड़ा हुआ और चुपचाप नीचे उतर अपने कमरे में चला आया। मगर मेरे दिल की अजब हालत थी। मैं खूब जानता था कि वह मेरी माँ नहीं है, और अब तो मालूम हो गया कि उस कमबख्त के फेर में पड़कर मेरा बाप अपने ऊपर कोई आफत लाना चाहता है। इसलिए मैंने सोच लगा कि किसी तरह अपने बाप को इसके फरेब से बचाना और अपनी असली माँ का पता लगाना ही चाहिए।
2 घंटे बीत गए मगर मेरा बाप नीचे ना उतरा। मेरी चिंता और भी बढ़ गई। मैं सोचने लगा कि शायद फिर कुछ खटपट होने लगी। आखिर मुझसे रहा ना गया। मैंने अपने कमरे से बाहर निकल के बाप को आवाज दी। आवाज सुनते ही वे मेरे पास चले आए और धीरे से बोले, क्यों बेटा, क्या है? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ मगर कुछ छिपाकर। बाप, कहो, यहाँ तो कोई भी सुनने वाला नहीं। ऐसा ही डर है तो ऊपर चले चलो। नहीं, मैं उस दुष्टा के सामने कुछ भी नहीं कहना चाहता जिसे आप मेरी माँ समझते हैं। बाप, क्या वे तुम्हारी माँ नहीं है? मैं नहीं। बाप, आज क्या है जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? क्या उससे तुम्हें कुछ तकलीफ दी है? मैं आप इस जगह मुझसे कुछ भी ना पूछे। निराले में जब मेरी बातें सुनेगा तो असल भेद मालूम हो जाएगा। इतना सुनते ही मेरे बाप ने घबरा कर मेरा हाथ पकड़ लिया और मकान के अपने खास बैठक में ले जाकर दरवाजा बंद करने के बाद पूछा, कहो कि क्या बात है? मैंने वे कुल बातें जो देखी सुनी थी और जो ऊपर बयां कर चुका हूँ कह सुनाई, जिनके सुनते ही मेरे बाप की अजब हालत हो गई। चेहरे पर उदासी और तरद्दुद की निशानी मालूम होने लगी। थोड़ी देर तक चुप रहने और कुछ गौर करने के बाद बोले, बेशक धोखा हो गया। अब जो गौर करता हूँ तो इस कमबख्त की बातचीत और चाल चलन में बेशक बहुत कुछ फर्क पाता हूँ, मगर अफसोस तुम इतने दिनों तक न मालूम क्या समझकर ये बात छिपा रखी और अपनी माँ की तरफ से भी गाफिल रहे। न जाने वे बेचारी जीती भी है या इस दुनिया से ही उठ गई है। मैं जरा सा गौर करने पर आप खुद समझ सकते हैं कि इस बात को इतने दिनों तक मैं क्यों छिपाई रहा। माँ की तरफ से भी गाफिल न रहा। जहां तक हो सका पता लगाने के लिए परेशान हुआ, मगर अभी तक कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला। यद्यपि मुझे विश्वास है कि वह इस दुनिया में जीती जागती मौजूद है। बाप, तुम्हारा ख्याल ठीक है और इसका सबूत इससे बढ़कर और क्या होगा कि एक अय्यार उसकी सूरत बनाकर अपना काम निकालना चाहती है और इस घर में अभी तक मौजूद है। जब तक इसका काम नहीं निकलेगा बेशक उसकी जान बची रहेगी, मगर अफसोस मैंने बड़ा धोखा खाया और अपने को किसी लायक न रखा। अच्छा ये कहो कि इस समय तुम्हें क्या सूझी जो ये सब कहने के लिए तैयार हो? मैं खुटका तो बहुत दिनों से लगा हुआ था, मगर इस समय कुछ तकरार की आहट पाकर मैं ऊपर चढ़ गया और बड़ी देर तक छिपकर आप लोगों की बातें सुनता रहा। ज्यादा तो समझ में नहीं आया, मगर इतना मालूम हो गया कि आप उसकी खातिर से राजा वीरेंद्र सिंह के यहाँ से कोई किताब चुरा लाए हैं और अब कोई काम ऐसा करना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत बुरे नतीजे पैदा करेगा। असो ऐसे समय में चुप रहना मैंने उचित नहीं माना। अब आप कृपा करके ये कहिए कि वह किताब जो आप चुरा लाए हैं कैसी है? बाप, इस समय सब खुलासा हाल कहने का मौका तो नहीं है, परंतु संक्षेप में कुछ हाल कह तुम्हें होशियार कर देना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब मेरी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। हाँ, अगर ये औरत तुम्हारी माँ होती तो कोई हर्ष ना था। वह एक प्राचीन समय की किसी के खून से लिखी हुई किताब है जो राजा वीरेंद्र सिंह को बिक्रमी तिलिस्म से मिली थी। उस लिस्म में स्याह पत्थर के दलान में एक सिंहासन के ऊपर छोटा सा पत्थर का एक संदूक था जिसके छूने से आदमी बेहोश हो जाता था। मैं हाँ, ये किस्सा आप पहले भी मुझसे कह चुके हैं, बल्कि आपने ये भी कहा है कि सिंहासन के ऊपर जो पत्थर था और इसके छूने से आदमी बेहोश हो जाता था, वास्तव में वे एक संदूक था और उसके अंदर से कोई नायाब चीज राजा वीरेंद्र सिंह को मिली थी। बाप, ठीक है, इसमें मेरी अकल ठिकाने नहीं है, इसी से बहुत सी बातें भूल रहा हूँ। हाँ, तो उसी पत्थर के टुकड़े में से, जिसे छोटा संदूक कहना चाहिए, ये किताब और हीरे का एक सरपेच निकला था। मैं उस किताब में क्या बात लिखी है? बाप, उस किताब में उस तिलिस्म के भेद लिखे हुए हैं जो राजा वीरेंद्र सिंह के हाथ से ना टूट सका और जिसके विषय में मशहूर है कि राजा वीरेंद्र सिंह के लड़के उस तिलिस्म को तोड़ेंगे। मैं यदि उस पुस्तक में इस भारी तिलिस्म के भेद लिखे हुए थे तो राजा वीरेंद्र सिंह ने उस तिलिस्म को क्यों छेड़ दिया? बाप, केवल उस किताब की सहायता से ही यह तिलिस्म नहीं टूट सकता। हाँ, जिसके पास वे पुस्तक हो उसे उस तिलिस्म का कुछ हाल जरूर मालूम हो सकता है और यदि वो चाहे तो तिलिस्म में जाकर वहां की सैर भी कर सकता है। इस कमबख्त औरत ने यही कहा कि मुझे तिलिस्म की सैर करा दो। उसी जिद ने मुझसे यह अपराध कराया। लाचार मैंने वह किताब चुराई। मैंने सोच लिया था कि इसकी इच्छा पूरी करने के बाद मैं वह पुस्तक जहां की तहां रखाऊंगा, मगर जब यह औरत कोई दूसरी ही है तो बेशक मुझे धोखा दिया गया है तथा इसमें भी कोई संदेह नहीं कि यह औरत उस तिलिस्म से कोई संबंध रखती है और यदि ऐसा है तो अब उस पुस्तक का मिलना मुश्किल है। अफसोस, जब मैं किताब चुराकर राजा वीरेंद्र सिंह के शीश महल से बाहर निकल रहा था तो उसके एक अय्यार ने मुझे देख लिया था। मैं मुश्किल से निकल भागा और ये सोचे हुए था कि यदि मैं पुस्तक फिर वहीं रखाऊंगा तो फिर मेरी खोज ना होगी, मगर हाय, यहाँ तो कोई दूसरा ही रंग निकल आया। मैं आपने उस पुस्तक को पढ़ा भी था? बाप, उसका पहला पृष्ठ देख सका था जिसमें इतना ही लिखा था कि जिसके कब्जे में पुस्तक रहेगी उसे तिलिस्मी आदमियों के हाथ से दुख नहीं पहुंच सकता, जो हो, परंतु अब इन बातों का समय नहीं है। यदि हो सके तो उस औरत के हाथ से किताब ले लेनी चाहिए। उठो और मेरे साथ चलो।
इतना कहकर मेरा बाप उठा, मकान के अंदर चला। मैं भी उसके पीछे पीछे था। अंदर से मकान का दरवाजा बंद कर लिया गया। मगर जब मेरा बाप ऊपर के कमरे में जाने लगा जहां मेरी माँ रहा करती थी, तो मुझे सीढ़ी के नीचे खड़ा कर गया और कहता गया कि देखो, जब मैं पुकारूं तो तुरंत चले आना। घंटे भर तक मैं खड़ा रहा। इसके बाद छत पर धमधमाहट मालूम होने लगी, मानो कई आदमी आपस में लड़ रहे हों। अब मुझसे रहा न गया। हाथ में खंजर लेकर मैं ऊपर चढ़ गया और बेधड़क उस कमरे में घुस गया जिसमें मेरा बाप था। इस समय धमधमाहट की आवाज बंद हो गई थी और कमरे के अंदर सन्नाटा था। भीतर की अवस्था देखकर मैं घबरा गया। वह औरत जो मेरी माँ बनी हुई थी वहां न थी। मेरा बाप जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके बदन से खून बह रहा था। मैं घबराकर उसके पास गया और देखा कि वह बेहोश पड़ी है और उसके सिर और बाएं हाथ में तलवार की गहरी चोट लगी हुई है, जिसमें से अभी तक खून निकल रहा है। मैंने अपनी धोती फाड़ी और पानी से जख्म धोकर बांधने के बाद बाप को होश में लाने की फिक्र करने लगा। थोड़ी देर बाद वह होश में आया और उठकर बैठा। मुझे ताज्जुब है कि एक औरत के हाथ से आप चोट खाए। बाप केवल औरत ही न थी। यहाँ आने पर मैंने कई आदमी देखे जिनके सबब से यहाँ तक नौबत आ पहुंची। अफसोस वे किताब हाथ न लगी और मेरी जिंदगी मुफ्त में बर्बाद हुई। मैं ताज्जुब है कि इस मकान में लोग किस राह से आकर अपना काम कर जाते हैं। पहले भी कई दफे ये बात देखने में आई है। बाप, खैर जो हुआ सो हुआ। अब मैं जाता हूँ। गुमनाम रहकर अपने किए का फल भोगूंगा। यदि वह किताब हाथ लग गई और अपने माथे से बदनामी का टीका मिटा सका तो फिर तुमसे मिलूंगा, नहीं तो हरी इच्छा। तुम इस मकान को मत छोड़ना और जो कुछ देख सुन चुके हो उसका पता लगाना। तुम्हारे घर में जो कुछ दौलत है उसे हिफाजत से रखना और होशियारी से रहकर गुजारा करना, तथा बन पड़े तो अपनी माँ का भी पता लगाना। बाप की बातें सुनकर मेरी अजब हालत हो गई। दिल धड़कने लगा, गला भर आया। आंसुओं ने आंखों के आगे पर्दा डाल दिया। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था मगर कह न सका। मेरे बाप ने देखते देखते मकान के बाहर निकलकर ना मालूम किधर का रास्ता लिया। उस समय मेरे हिसाब से दुनिया उजड़ गई थी और मैं बिना माँ बाप के मुर्दे से भी बदतर हो रहा था। मेरे घर में जो उपद्रव हुआ था उसका कुछ हाल नौकरों और लौंडियों को मालूम हो चुका था, मगर मेरे समझाने से उन लोगों ने छिपा लिया और बड़ी कठिनाई से मैं उस मकान में रहने और बीती हुई बातों का पता लगाने लगा। प्रतिदिन आधी रात के समय में अयारी के सामान से दुरुस्त होकर उस समाधि के पास आया करता जहां मैं पहले दिन उस आदमी के पीछे पीछे गया था जो मेरी माँ को चुरा कर ले गया था। अब यहाँ से मैं अपने किस्से को बहुत ही संक्षेप में कहता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। एक दिन आधी रात के समय उस समाधि के पास एक इमली के पेड़ पर चढ़कर मैं बैठा हुआ था और अपनी बदकिस्मती पर रो रहा था। इतने में उस समाधि के अंदर से एक आदमी निकला और पूरब की तरफ रवाना हुआ। मैं झटपट पेड़ से उतरा और पैर दबाता हुआ उसके पीछे पीछे जाने लगा, इसलिए उसे मेरे आने की आहट कुछ भी मालूम न हुई। उस आदमी के हाथ में एक लिफाफा कपड़े का था। उस लिफाफे की सूरत ठीक उसी खलीते की तरह थी जैसा प्राय राजे और बड़े जमींदार लोग राजों महाराजाओं के यहाँ चिट्ठी भेजते समय लिफाफे की जगह काम में लाते हैं। एकाएक मेरे जी में आया कि किसी तरह ये लिफाफा इसके हाथ से ले लेना चाहिए। इससे मेरा मतलब कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। वह लिफाफा अंधेरी रात के सबब मुझे दिखाई नहीं देता था, मगर राह चलते चलते वे एक ऐसी दुकान के पास से होकर निकला जो बांस की जालीदार टट्टी से बंद थी, मगर भीतर जलते हुए चिराग की रोशनी बाहर सड़क पर आने जाने वाले के ऊपर बखूबी पड़ती थी। उसी रोशनी ने मुझे दिखा दिया कि इसके हाथ में एक बड़ा लिफाफा मौजूद है। मैंने उसके हाथ से किसी तरह लिफाफा ले लेने के बारे में अपनी राय पक्की कर ली और कदम बढ़ाकर उसके पास जा पहुंचा। मैंने उसे धोखे में इस जोर से धक्का दिया कि वह किसी तरह संभल न सका और मुंह केवल जमीन पर गिर पड़ा। लिफाफा उसके हाथ से छूटकर दूर जा रहा, जिसे मैंने फुर्ती से उठा लिया और वहां से भागा। जहां तक हो सका मैंने भागने में तेजी की। मुझे मालूम हुआ कि वह आदमी भी उठकर मुझे पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ। मैं अपने घर पहुंचा और दरवाजे पर खड़ा होकर दम लेने लगा। उस समय मेरे दरवाजे पर रामधनी सिंह नामी मेरा एक सिपाही पहरा दे रहा था। ये सिपाही नाट्य कद का, बहुत मजबूत और चालाक था। थोड़े ही दिनों में चौकीदारी के काम पर मेरे बाप ने इसे नौकर रखा था। मुझे उम्मीद थी कि रामधनी सिंह दौड़ते हुए आने का कारण मुझसे पूछेगा, मगर उसने कुछ भी न पूछा। दरवाजा खुलवाकर मैं मकान के अंदर गया और दरवाजा बंद करके अपने कमरे में पहुंचा। क्षमादान अभी तक चल रहा था। उस लिफाफे को खोलने के लिए मेरा जी बेचैन हो रहा था। आखिर क्षमादान के पास आकर लिफाफा खोला। उस लिफाफे में एक चिट्ठी और लोहे की एक ताली थी। वह ताली विचित्र ढंग की थी। उसमें छोटे छोटे कई छेद और पत्तियां बनी हुई थी। वह ताली जेब में रख लेने के बाद मैं चिट्ठी पढ़ने लिखा तो लिखा हुआ था, श्री 108 मनोरमा जी की सेवा में। महीनों की मेहनत आज सफल हुई। जिस काम पर आपने मुझे तैनात किया था वह ईश्वर की कृपा से पूरा हुआ।
रिक्त ग्रंथ मेरे हाथ लगा। आपने लिखा था कि हर सप्ताह में मैं रोहतास करके तिलिस्मी तहखाने में रहूंगी। इस बीच में यदि रिक्त ग्रंथ मिल जाए तो उसी तहखाने के बलि मंडप में मुझसे मिलकर मुझे देना। आज्ञा अनुसार रोहतास के तहखाने में गया, परंतु आप नहीं मिली। रिक्त ग्रंथ लेकर लौटने की हिम्मत न पड़ी, क्योंकि तेज सिंह की गुप्त अमलदारी तहखाने में हो चुकी थी और उनके साथी लोग चारों तरफ उधम मचा रहे थे। मैंने ये सोचकर कि यहाँ से निकलते समय शायद किसी अय्यार के पाले पड़ जाऊं और ये रिक्त ग्रंथ छिन जाए तो मुश्किल होगी। रिक्त ग्रंथ को 24 नंबर की कोठरी में, जिसकी ताली आपने मुझे दे रखी थी, रख दिया जाए और खाली हाथ बाहर निकल आया। ईश्वर की कृपा से किसी अय्यार से मुलाकात न हुई, परंतु दस्तों की बीमारी ने मुझे बेकार कर दिया। मैं आपके पास आने लायक न रहा। लाचार अपने एक दोस्त के हाथ जिससे अचानक मुलाकात हो गई, ये ताली आपके पास भेजता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वह आदमी 24 नंबर की कोठरी को कदापि नहीं खोल सकता जिसके पास से ताली न हो। अस्तु, अब आपको जब समय मिले रिक्त ग्रंथ मंगवा लीजिएगा और बाकी हाल पत्र ले जाने वाले के मुंह से सुनिएगा। मुझ में अब कुछ लिखने की ताकत नहीं, बस अब साधु राम को इस दुनिया में रहने की आशा नहीं। अब साधु राम आपके चरणों को नहीं देख सकता। यदि आराम हुआ तो पटने से होता हुआ सेवा में उपस्थित होऊंगा। यदि ऐसा ना हुआ तो समझ लीजिएगा कि साधु राम नहीं रहा। इस पत्र को पाते ही नानक की माँ को निपटा दीजिएगा। आपका साधु राम। इस चिट्ठी के पाते ही मेरे दिल की मुरझाई कली खिल गई। निश्चय हो गया कि मेरी माँ अभी जीती है। यदि यही चिट्ठी ठिकाने पहुंच जाती तो उस बेचारी का बचना मुश्किल था। अब मैं सोचने लगा कि जिसके हाथ से चिट्ठी मैंने ली वह साधु राम था या उसका कोई मित्र, परंतु मेरी विचार शक्ति ने तुरंत ही उत्तर दिया कि नहीं, वह साधु राम नहीं था। यदि वे होता तो अपने लिखे अनुसार उस सड़क से आता जो पटने की तरफ से आती है। साधु राम के मरने का दूसरा सबूत यह भी है कि यह चिट्ठी और ताले की काले खलीते के अंदर है। चिट्ठी के ऊपर मनोरमा का नाम लिखा था। इससे निश्चय हो गया कि बिल्कुल बखेड़ा मनोरमा ही का मचाया हुआ है। मैं मनोरमा को अच्छी तरह जानता था। तिलनोचर से महादेव के पास उसका आलिशान मकान देखने से यही मालूम होता था कि वह किसी राजा की लड़की होगी, मगर ऐसा नहीं था। हाँ, उसका खर्च हद से ज्यादा बढ़ा हुआ था और आमदनी का ठिकाना कुछ मालूम नहीं होता था। दूसरी बात यह कि वह प्रचलित रीति पर ध्यान न देकर बेपर्द खुलेआम पालकी, तामझाम और कभी कभी घोड़े पर सवार होकर बड़े ठाठ से घूमा करती और इसीलिए काशी के छोटे बड़े सभी मनुष्य उसे पहचानते थे। उस चिट्ठी के पढ़ने से मुझे विश्वास हो गया कि मनोरमा जरूर तिलिस्म से कुछ संबंध रखती है और मेरी माँ उसी के कब्जे में है। इस सोच में मैं किस तरह अपनी माँ को छुड़ाना और एक ग्रंथ पर कब्जा करना चाहिए, कई दिन गुजर गए और इस बीच में उस साली को मैं अपने मकान के बाहर किसी दूसरे ठिकाने हिफाजत से रखाया। यहाँ तक अपना हाल कहकर नानक चुप हो रहा और झुककर बाहर की तरफ देखने लगा। तेज सिंह, हाँ हाँ कहो, फिर क्या हुआ? तुम्हारा हाल बड़ा ही दिलचस्प है। कुल बातें हमारे ही संबंध की हैं। नानक, ठीक है, परंतु अफसोस, इस समय मैं जो कुछ आपसे कह रहा हूँ उससे मेरे बाप का कसूर। और तेज सिंह, मैं समझ गया जो कुछ तुम कहना चाहते हो, मगर मैं सच्चे दिल से कहता हूँ कि यद्यपि तुम्हारे बाप ने भारी जुर्म किया और उसके विषय में हमारी तरफ से विज्ञापन दिया गया है कि जो कोई रिक्त ग्रंथ के चोर को गिरफ्तार करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, तथापि तुम्हारे इस किस्से को सुनकर, जिसे तुम सच्चाई के साथ कह रहे हो, मैं वादा करता हूँ कि उसका कसूर माफ कर दिया जाएगा और तुम जो कुछ नेकी हमारे साथ किया चाहते हो या करोगे उसके लिए धन्यवाद के साथ पूरा पूरा इनाम भी दिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि तुम्हें अपना किस्सा अभी बहुत कुछ कहना है और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि जो कुछ तुम कहोगे मेरे मतलब की बात होगी, परंतु इस बात का जवाब मैं सबसे पहले सुनना चाहता हूँ कि वह रिक्त ग्रंथ तुम्हारे कब्जे में है या नहीं, अथवा हम लोग उसके पाने की आशा कर सकते हैं कि नहीं। इसके पहले कि तेज सिंह की आखिरी बात का कुछ जवाब नानक दे, बाहर से आवाज आई, यद्यपि रिक्त ग्रंथ नानक के कब्जे में अब नहीं है, तथापि तुम उसे उस अवस्था में पा सकते हो जब अपने को उसके पाने के योग्य साबित करो। इसके बाद खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई। इस आवाज ने दोनों ही को परेशान कर दिया। दोनों ही को दुश्मन का शक हुआ। नानक ने सोचा कि शायद माया रानी का कोई अय्यार आ गया और उसने छिपकर मेरा किस्सा सुन लिया। अब यहाँ से निकलना या जान बचाकर भागना बहुत ही मुश्किल है। तेज सिंह को भी ये निश्चय हो गया कि नानक द्वारा जो कुछ भलाई की आशा हुई थी अब निराशा के साथ बदल गई। दोनों अय्यार उसे ढूंढने के लिए उठे, जिसकी आवाज ने एकाएक उन दोनों को चौंका और होशियार कर दिया था। 2 कदम भी आगे ना बढ़े थे कि फिर आवाज आई, क्यों कष्ट करते हो, मैं स्वयं तुम्हारे पास आता हूँ। साथ ही इसके एक आदमी इन दोनों की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ा। जब वह पास पहुंचा तो बोला, ए तेज सिंह और नानक, तुम दोनों मुझे अच्छी तरह देख और पहचान लो। मैं तुमसे कई दफे मिलूंगा, देखो भूलना मत। तेज सिंह और नानक ने उस आदमी को अच्छी तरह देखा। उसका कद नाटा, रंग सांवला था, घनी और स्याह दाढ़ी और मूछों ने उसका आधा चेहरा छिपा रखा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी मगर बहुत ही सुर्ख और चमकीली थी। हाथ पैर से मजबूत और फुर्तीला जान पड़ता था।
माथे पर सफेद 4 अंगुल जगह घेरे हुए रामनंदी तिलक था, जिस पर देखने वाले की निगाह सबसे पहले पड़ सकती थी। परंतु ऐसी अवस्था होने पर भी उसका चेहरा नमकीन और खूबसूरत था तथा देखने वाले का दिल उसकी तरफ खींच जाना कोई ताज्जुब न था। उसकी पोशाक बेशकीमत और चुस्त मगर कुछ भौड़ी थी। स्याह पायजामा, सुर्ख अंगा जिसमें बड़े बड़े कई जेब किसी चीज से भरे हुए थे और सब्ज रंग के मुंडासे की तरफ ध्यान देने से हंसी आती थी कि एक खंजर बगल में और दूसरा हाथ में लिए हुए था। तेज सिंह ने बड़े गौर से देखा और पूछा, क्या तुम अपना नाम बता सकते हो? जिसके जवाब में उसने कहा, नहीं, मगर चंडूल के नाम से आप मुझे बुला सकते हैं। तेज सिंह, जहां तक मैं समझता हूँ आप इस नाम के योग्य नहीं, चंडूल चाहे ना हो। तेज सिंह, खैर ये भी कह सकते हो कि तुम्हारा आना यहाँ क्यों हुआ। चंडूल, इसलिए कि तुम दोनों को होशियार कर दूं कि कल शाम के वक्त उन 8 आदमियों के खून से इस बाग की क्यारियां रंगी जाएंगी जो फंस कर यहाँ आ चुके हैं। तेज सिंह, क्या उनके नाम भी बता सकते हो? चंडूल, हाँ सुनो, राजा वीरेंद्र सिंह 1, रानी चंद्रकांता 2, इंद्रजीत सिंह 3, अनंत सिंह 4, किशोरी 5, कामनी 6, तेज सिंह 7, नानक 8। तेज सिंह, ये तो मैं जानता हूँ कि दोनों कुमार उनके अय्यार माया रानी के फंदे में फंसकर यहाँ आ चुके हैं, मगर राजा वीर सिंह और चंद्रकांता तो। चंडूल, हाँ हाँ, वे दोनों भी फंसकर यहाँ आ चुके हैं। पूछो नानक से। नानक, हाँ ठीक है। अपना किस्सा कहने के बाद राजा वीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता का हाल मैं आपसे कहने ही वाला था, मगर मुझे वे बात अच्छी तरह मालूम नहीं है कि वे लोग कैसे माया रानी के फंदे में फंस गए। चंडूल, अब विशेष बातों का मौका नहीं है। तेज सिंह से जो कुछ बातें करते बनेगा कर लेंगे। मैं इस समय तुम्हारे लिए आया हूँ, आओ और मेरे साथ चलो। नानक, मैं तुम पर विश्वास करके तुम्हारे साथ क्यों चलूं, मुझे नहीं समझ आता। चंडूल, लुच्चा कहीं का। अच्छा सुन, एक बात मैं तेरे कान में कहना चाहता हूँ। इतना कहकर चंडूल 4-5 कदम पीछे हट गया। उसकी डपट और बात ने नानक के दिल पर कुछ ऐसा असर किया कि वह अपने को उसके पास जाने से रोक ना सका। नानक चंडूल के पास गया, मगर अपने को हर तरह संभाले और अपना दाहिना हाथ खंजर के कब्जे पर रखे हुए था। चंडूल ने झुककर नानक के कान में कुछ कहा, जिसे सुनते ही नानक 2 कदम पीछे हट गया और बड़े गौर से उसकी सूरत देखने लगा। थोड़ी देर तक यही अवस्था रही। इसके बाद नानक ने तेज सिंह की तरफ देखा और कहा, माफ कीजिएगा, लाचार होकर मुझे इनके साथ जाना ही पड़ा। अब मैं बिल्कुल इनके कब्जे में हूँ, यहाँ तक कि मेरी जान भी इनके हाथ में है। इसके बाद नानक ने कुछ ना कहा। वह चंडूल के साथ चला गया और पेड़ों की आड़ में घूम फिर कर देखते देखते नजरों से गायब हो गया। अब तेज सिंह फिर अकेले पड़ गए। तरह तरह के ख्यालों ने चारों तरफ से आकर उन्हें घेर लिया। नानक की जुबानी जो कुछ उन्होंने सुना था उससे बहुत सी भेद की बातें मालूम हुई थी और अभी बहुत कुछ मालूम होने की आशा थी, परंतु नानक अपना किस्सा पूरा कहने पर न पाया था कि चंडूल ने उसका आकर दूसरा ही रंग मचा दिया, जिससे तरदुद और घबराहट 100 गुनी ज्यादा बढ़ गई। बिछावन पर पड़े पड़े वे तरह तरह की बातें सोचने लगे। नानक की बातों से विश्वास होता है कि उसे अपना हाल जो कुछ कहा सही सही कहा, मगर उसके किस्से में कोई ऐसा पात्र नहीं आया जिसके बारे में चांडुल होने का अनुमान किया जाए। फिर ये चांडुल कौन है जिसकी थोड़ी सी बात से जो उसने झुक कर नानक के कान में कही, नानक घबरा गया और उसके साथ जाने पर मजबूर हो गया। हाय, ये कैसी भयानक खबर सुनने में आई कि अब शीघ्र ही राजा वीरेंद्र सिंह, रानी चंद्रकांता तथा दोनों कुमार और अय्यार लोग इस बाग में मारे जाएंगे। बेचारे राजा वीरेंद्र सिंह और रानी चंद्रकांता के बारे में भी अब ऐसी बातें। ओह, न मालूम अब ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, मगर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आदमी की हिम्मत और बुद्धि की जांच ऐसी ही अवस्था में होती है। अय्यारी का बटुआ और खंजर अभी मेरे पास मौजूद है। कोई उद्योग करना चाहिए और वह भी जहां तक हो सके शीघ्रता के साथ। इन्हीं सब विचारों और गंभीर चिंताओं में तेज सिंह डूबे हुए थे और सोच रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। इतने में सामने से आते हुई महारानी दिखाई पड़ी। इस समय वह असली बिहारी सिंह और हरनाम सिंह तथा और भी कई अय्यारों और लौंडियों से घिरी हुई थी। इस समय सवेरा अच्छी तरह हो चुका था और सूर्य की लालिमा ऊंची ऊंची पेड़ों की डालियों पर फैल चुकी थी। महारानी तेज सिंह के पास आई और असली बिहारी सिंह ने आगे बढ़कर तेज सिंह से कहा, धर्म अवतार बिहारी सिंह, मिजाज दुरुस्त है या अभी तक आप पागल ही हैं? तेज सिंह, अब मुझे बिहारी सिंह कहकर पुकारने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप जान ही गए हैं कि यह पागल असल में राजा वीरेंद्र सिंह का कोई अय्यार है। और अब आपको ये जानकर हद दर्जे की खुशी होगी कि यह पागल बिहारी सिंह वास्तव में अय्यारों के घुरघंटाल तेज सिंह है, जिनकी बढ़ी हुई हिम्मतों को मुकाबला करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, और जो इस कैद की अवस्था में भी अपनी हिम्मत और बहादुरी का दावा करके कुछ गुजरने की नियत रखता है। बिहारी सिंह, ठीक है, मगर अब अय्यारों के गुरु घंटाल की पदवी नहीं रख सकते, क्योंकि आपकी अनमोल अय्यारी यहाँ मिट्टी में मिल गई है और अब शीघ्र ही हथकड़ी बेड़ी भी आपके नजर की जाएगी।
तेसिंह, अगर तुम मेरी अयारी चौपट कर चुके थे तो अयारी का बटुआ और खंजर भी ले लिए होते। ये गुरु घंटाल का ही काम था कि पागल होने पर भी अयारी का बटुआ और खंजर किसी के हाथ में जाने ना दिया। बाकी रही बड़ी बेड़ी, सो मेरा चरण कोई छू नहीं सकता जब तक हाथ में खंजर मौजूद है। वह कौन सा हाथ है जो हथकड़ी लेकर इसके सामने आने की हिम्मत रखता है? बिहारी सिंह, मालूम होता है कि इस समय तुम्हारी आंखें केवल मुझी को देख रही हैं, उन लोगों को नहीं देखती जो मेरे साथ हैं। अतएव सिद्ध हो गया है कि तुम पागल होने के साथ साथ अंधे भी हो गए, नहीं तो। बिहारी सिंह की बात पूरी न हुई थी कि बगल की एक कोठी का दरवाजा खुला और वही चंडूल फुर्ती के साथ निकलकर सभी के बीच में आ खड़ा हुआ, जिसे देखते ही महारानी और उसके साथियों की हैरानी का कोई ठिकाना न रहा। केवल इतना ही नहीं बल्कि ये भी मालूम हुआ कि इस कोठरी में और भी कई आदमी हैं जिसके अंदर से चंडूल निकला था, क्योंकि उस कोठरी का दरवाजा चंडूल ने खुला ही छोड़ दिया था और उसके अंदर से आदमी कुछ कुछ दिखाई पड़ रहे थे। चंडूल, ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं कौन हूँ। हाँ, आपने यहाँ आने का सबब जरूर कहूंगा। मुझे एक लौंडी और एक गुलाम की जरूरत है। कहो तुम लोगों में से किसे चुनूं? मैं समझता हूँ कि इसी को अपनी लौंडी बनाऊं। और बिहारी सिंह की तरफ इशारा करके बोला, इसे गुलाम की पदवी दो। बिहारी सिंह, तू कौन है जो इस बेअदबी का बातें कर रहा है? माया रानी की तरफ इशारा करके बोला, तू जानता नहीं ये कौन है? चंडूल, मेरी शान में चाहे कोई कैसी ही कड़ी बात कहे, मगर मुझे क्रोध नहीं आता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सिवा ईश्वर के कोई दूसरा मुझसे बड़ा नहीं है। और मेरे सामने खड़ा होकर जो तू बातें कर रहा है ना, वो तो गुलाम के बराबर भी हैसियत नहीं रखता। मैं क्या जानूं ये माया रानी कौन है? यदि मेरा हाल जानना चाहते हो तो मेरे पास आओ और कान में सुनो कि क्या कहता हूँ। बिहारी सिंह, हम ऐसे बेवकूफ नहीं कि तुम्हारे चकमे में आ जाए। चंडूल, क्या तू समझता है कि मैं उस समय तुझ पर वार करूंगा जब तू कान झुकाए हुए मेरे पास आकर खड़ा होगा? नहीं। बिहारी सिंह, बेशक ऐसा ही है। चंडूल, नहीं, ये काम हमारे ऐसे बहादुरों का नहीं है। अगर डरता है तो किनारे चल, मैं दूर ही से जो कुछ कहता हूँ कहूंगा जिससे कोई दूसरा ना सुने। बिहारी सिंह, उफ, मैं तुझे ऐसे कमजोर से डरने वाला नहीं। क्या कहता है? ये कहकर बिहारी सिंह उसके पास गया और झुक कर सुनने लगा कि क्या बात कहता है। ना मालूम चंडूल ने बिहारी सिंह के कान में क्या कहा, ना मालूम उन शब्दों में कितना असर था, ना मालूम है बात कैसे कैसे भेदों से भरी हुई थी जिससे बिहारी सिंह को अपने आप से बाहर कर दिया। वह घबरा कर चंडलू को देखने लगा। उसके चेहरे का रंग जर्द हो गया और बदन में थरथराहट पैदा हो गई। चंडूल, क्यों? अगर अच्छी तरह ना सुन सका हो तो जोर से पुकार के कहूं जिससे और लोग भी सुन लें। बिहारी सिंह, बस क्षमा कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आप अब दोहरा कर उन शब्दों को श्रीमुख से ना निकालेंगे। मुझे ये जानने की भी आवश्यकता नहीं कि आप कौन हैं, चाहे जो भी हो। माया रानी, उसने तुम्हारे कान में क्या कहा जिससे तुम घबरा गए? बिहारी सिंह, माफ कीजिएगा, मैं इस विषय में कुछ भी नहीं कह सकता। माया रानी, क्या मैं वह बात सुनने योग्य नहीं हूँ? बिहारी सिंह, कह तो चुका कि उन शब्दों को अपने मुंह से नहीं निकाल सकता। माया रानी, क्या तुझे अपनी अयारी पर घमंड हो गया? क्या तू अपने को भूल गया या इस बात को भूल गया कि मैं क्या कर सकती हूँ और मुझ में कितनी ताकत है? बिहारी सिंह, मैं आपको और अपने को खूब जानता हूँ, मगर इस विषय में कुछ नहीं कह सकता। आप व्यर्थ खफा होती हैं, इसमें कोई काम नहीं निकलेगा। माया रानी, मालूम हो गया कि तू भी असली बिहारी सिंह नहीं है। खैर, क्या हर्ज है, समझ लूंगी। चंडूल की तरफ देखकर बोले, क्या तू भी दूसरे को वह बात नहीं कह सकता? चांडूल, नहीं, मैं नहीं कह सकता। जो कोई मेरे पास आएगा उसके कान में मैं कुछ कहूंगा, मगर इसका वायदा नहीं कर सकता कि वही बात कहूंगा या हर कोई नई बात का मजा चखाऊंगा। माया रानी, कि यह भी नहीं कह सकता कि तू कौन है, इस बाग में किस राह से आया? चंडूल, मेरा नाम चंडूल है। आने के विषय में तो केवल इतना ही कह देना काफी है कि मैं सर्वव्यापी हूँ, जहाँ चाहूँ वहां पहुंच सकता हूँ। हाँ, कोई नई बात सुनना चाहती हो तो मेरे पास आ जाओ और सुनो। हरनाम सिंह, पहले मुझे उसके पास जाने दीजिए। अच्छा, लो कहो क्या कहते हो? चंडूल ने हरनाम सिंह के कान में कोई बात कही। उस समय हरनाम सिंह चंडूल की तरफ कान झुकाए जमीन की तरफ देख रहा था। चंडूल कान में कुछ कहकर 2 कदम पीछे हट गया, मगर हरनाम सिंह चौका त्यों झुका हुआ खड़ा ही रह गया। यदि उस समय उसे कोई नया आदमी देखता तो यही समझता कि ये पत्थर का पुतला है। माया रानी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। कई शायद बीत जाने पर भी जब हरनाम सिंह वहां से ना हिला तो उसने पुकारा, हरनाम। उस समय वह चौका और चारों तरफ देखने लगा। जब चंडूल पर निगाह पड़ी तो मुंह फेर लिया और बिहारी सिंह के पास जा सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। माया रानी, हरनाम, क्या तू भी भैयारी का साथी हो गया? वह बात मुझसे ना कहेगा जो अभी तूने सुनी है। हरनाम सिंह, मैं इसी बात से यहाँ आ बैठा हूँ कि आखिर तुम रंज होकर मेरा सिर काट लेने का हुक्म दोगी ही, क्योंकि तुम्हारा मिजाज बड़ा क्रोधी है, मगर लाचार हूँ, मैं वह बात कदापि नहीं कह सकता। माया रानी, मालूम होता है कि आदमी कोई जादूगर है, असु मैं हुक्म देती हूँ कि यह फौरन गिरफ्तार किया जाए। चंडूल, गिरफ्तार होने के लिए तो मैं आया ही हूँ, कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता है? लीजिए, स्वयं मैं आपके पास आता हूँ। हथकड़ी बेड़ी कहाँ है, लाइए।
इतना कहकर चंद्रलूर तेजी के साथ माया रानी के पास आया और जब तक वह अपने को संभाले झुककर उसके कान में न मालूम क्या कह दिया कि उसकी अवस्था बिल्कुल ही बदल गई। बिहारी सिंह और हरनाम सिंह तो बात सुनने के बाद इस लायक भी रहे थे कि किसी की बातें सुने और उसका जवाब दे, मगर माया रानी इस लायक भी न रही। उसके चेहरे पर मुर्दनी छा गई तथा वह घूमकर जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बिहारी सिंह और हरनाम सिंह को छोड़कर बाकी जितने आदमी उसके साथ आए थे सभी में खलबली मच गई और सभी को इस बात का डर बैठ गया कि चंडूल उनके कान में भी कोई ऐसी बात न कह दे जिससे माया रानी किसी अवस्था हो जाए। घंटा भर बीत गया पर महारानी होश में न आई। चंडूल तेज सिंह के पास गया और उनके कान में भी कोई बात कही, जिसके जवाब में तेज सिंह ने केवल इतना ही कहा कि मैं तैयार हूँ। तेज सिंह का हाथ पकड़े हुए चंडूल उसी कोठरी में गया जिसमें से बाहर निकला था। अंदर जाने के बाद दरवाजा बखूबी बंद कर लिया गया। माया रानी के साथियों में से किसी की भी हिम्मत न पड़ी कि चंडलू को या तेज सिंह को जाने से रोके। जिस समय चंडलू एकाएक कोठरी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला था उस समय मालूम होता था कि इस कोठरी के अंदर और भी कई आदमी हैं, मगर उस समय तेज सिंह ने वहां सिवाय अपने और चंडूल के और किसी को भी नहीं पाया। उधर माया रानी जब होश में आई तो बिहारी सिंह, हरनाम सिंह तथा अपने और साथियों को लेकर खास महल में चली गई। उसके दोनों यार बिहारी सिंह और हरनाम सिंह अपने मालिक के वैसे ही ताबेदार और खैख्वाह बने रहे जैसे थे, मगर चंडूल की कही बातों ने वे दोनों अपने मुंह से कभी भी निकाल नहीं सकते थे। जब जब चंडूल का ध्यान आता बदन के रोंगटे खड़े हो जाते थे और ठीक यही अवस्था माया रानी की भी थी। माया रानी को यह भी निश्चय हो गया कि चंडूल नकली बिहारी सिंह अर्थात तेज सिंह को छुड़ा ले गया है।